गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए आज अपने को लिखने का भी काम है और क्या कर रहे हैं बेटा, लिखेंगे भी और आगे का भी पढ़ेंगे। आ जाइए फटाफट। अच्छा, डीटी और आईडीटी की बुक्स दोनों क्या रहेगी, सेपरेट। कल कुछ बच्चों के मेरे को मैसेज आए थे, सर डीटी की और आईडीटी की बुक सेम रहेंगी क्या? सेम नहीं रहेंगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डीटी आईडीटी सेपरेट बुक्स में लिखना है। सेम बुक रहेगी क्या? नहीं। कौन सी बुक रहेंगी इनकी? सेपरेट रहेंगी, याद रखना, भूलना मत। ठीक है, आ जाइए। डीटी आईडीटी के लिए क्या लगेंगे आपको? सेपरेट बुक्स लगेगी, याद रखना है, भूलना नहीं है। चलिए हेडर दे दो, चैप्टर का नाम दे दो, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स रख दे बेटो, यहां पे ऊपर रख दे, एंड टैक्स रेट्स। एमसीक्यू की बुक बेटे, ज्ञानेश्वर एमसीक्यू की बुक, तीसरी बुक भी है ना, लेके आओ ना। बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स एंड टैक्स रेट्स। पहला, व्हाट इज टैक्स? टैक्स डिराइव्ड, आपको लिखना है फटाफट फटाफट। और मैं यहां पे वेट नहीं कर सकता किसी बच्चे के लिए, ये आपको समझना पड़ेगा। कल भी मैंने ये बात बोली थी, आपको लिखना पड़ेगा फटाफट। टैक्स डिराइव फ्रॉम, बेटा प्लीज फैन लगा देना, लैटिन वर्ड टैक्सो, थैंक यू बेटा। That is, it means rate. It means rate. Tax is compulsory contribution by people. Tax is compulsory contribution by people for cost of living in society. Cost of living in society. Taxes are levied, लिखने का काम है बेटा। Taxes are levied by the government to meet the common welfare expenditure of the society. लिखा आपने नॉर्मल इंट्रोडक्शन। टैक्स कौन से वर्ड से आया? टैक्सो। कल जाके ऑब्जेक्टिव में बन सकता है। किसमें बन सकता है? ऑब्जेक्टिव। कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। ये नॉर्मल है, आप समाज में रहना चाहते हो तो उसके लिए तुमको पैसा देना पड़ेगा। टैक्सेस है क्या? कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सोसाइटी के लिए तुम पैसा देते हो। जैसे तुम होटल में रहते हो तो होटल में रहने का आप रेंट देते हो ना, वैसे समाज में रहने के लिए आपको क्या देना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है। ठीक है,
ये होगा पहला पॉइंट। सेकंड, अभी एक लाइन छोड़ के, ये पहला पॉइंट है। क्या हेडर था इसका? व्हाट इज टैक्स, व्हाट इज टैक्स। अब नेक्स्ट रहेगा व्हाई टैक्सेस आर लेविड, व्हाई टैक्सेस आर लेविड। क्यों टैक्सेस लगाए जाते हैं? बेसिकली टैक्स क्या है? टैक्सेस आर बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू। लेवी मतलब लगाना। कल पढ़ा है बेटा ये वर्ड, आपने अगर कल का लेक्चर नहीं किया तो फिर मुश्किल हो जाएगा। कल के लेक्चर में मैंने लेवी ये वर्ड पढ़ाया है, आर्टिकल 265। लेक्चर आपको ध्यान देना पड़ेगा, हर छोटे छोटे शब्दों का मैं क्या करता हूं, ध्यान देता हूं। अभी ध्यान देना है। टैक्सेस आर बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। क्या है वो? बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। रेवेन्यू is required, revenue is required for meeting expenses of government like defense, education, law and order, infrastructure, एक्सेट्रा। इसी कारण से क्या लगाए जाते बेटा? इसी कारण से क्या लगाए जाते बेटा? टैक्स लगाए जाते। बेसिक था एकदम ये अपन ने जो पढ़ा हुआ है वही चीज हम लोग कर रहे, वही चीज हम लोग क्या कर रहे, खत्म कर रहे। एक बड़ा चलो ध्यान से देखो, ये अभी अपन ने देखा। अब नेक्स्ट हेडर देंगे आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, पावर टू लेवी टैक्स, पावर टू लेवी टैक्स। लिखा आपने ये कॉपी करेंगे पहले आप। आर्टिकल नंबर 265 पहला पॉइंट लिखेंगे आप, नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। फटाफट कॉपी करेंगे। नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। मोदी जी को तुम्हारा ओयो रूम वाला टैक्स लगाना है, कल एग्जांपल लिया था, उसी को लेवी बोलते हैं। देखो याद है क्या? यहाँ पे अपन ने लिखा था, याद है क्या ओयो रूम का? चलो लिखो फटाफट। 265 लिखा तो पहले 265 क्या बोलता? तुमको अगर टैक्स लगाना है तो क्या चाहिए? लॉ। बिना द अथॉरिटी ऑफ लॉ तुम टैक्स लगा सकते क्या? नहीं। विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ तुम टैक्स लगा सकते क्या? नहीं। उसके बाद आर्टिकल 245, एक लाइन छोड़ के क्या लिखेंगे? आर्टिकल 245, पार्लियामेंट ऑब्लिक स्टेट लेजिस्लेचर। एसएल का मतलब क्या है? स्टेट लेजिस्लेचर। एसएल का मतलब क्या है? स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर हैज द पावर टू मेक लॉ, हैज द पावर टू मेक लॉ। has a power to make law.
लिखा आपने। अब आर्टिकल 246 लिखो। आर्टिकल 246, आर्टिकल 246 रेड विथ शेड्यूल, रेड विथ कौन सा शेड्यूल रे? 17 नहीं रे, 7। वो लोग ऐसा लिखते रोमन में। आर्टिकल 246 रेड विथ शेड्यूल 7। वेरी गुड, आपने कल लिख लिया था। वेरी 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 गुड बॉय। रेड विथ शेड्यूल 7, ठीक है। उसमें क्या लिखेंगे? पावर टू मेक लॉ is distributed in the following list. In the following list. लिखा है बेटा। अब कौन सा है भाई साहब? चलो आ जाओ। पहले कौन सा है? शेड्यूल 7। पहला लिस्ट कौन सा है? लिस्ट 1 को क्या बोलते हैं? यूनियन लिस्ट। लिस्ट 2 को क्या बोलते हैं? स्टेट लिस्ट। लिस्ट 3 को क्या बोलते हैं? यूनियन लिस्ट में पावर किसके पास है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉ। स्टेट लिस्ट में स्टेट लेजिस्लेचर हैज पावर टू मेक लॉ। कॉन्करेंट लिस्ट में पार्लियामेंट एंड पी मतलब पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर हैज पावर टू मेक लॉ। लिखा। इसमें कौन सी एंट्री थी? एंट्री नंबर 82। याद आ रहा क्या? क्या बोलते हैं एंट्री नंबर 82? टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एआई लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट। एआई का क्या मतलब है? एग्रीकल्चरल इनकम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं हो, क्या है? एग्रीकल्चरल इनकम। जो भी अपना डिस्कशन होता है अपन लिखते ही है ना? वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। लिखा आपने? ये लिख दिया। यहां पे कौन सा एंट्री था? वेरी गुड यार बेटा, वेरी 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 गुड। एंट्री नंबर 46 क्या बोलता था? एंट्री नंबर 46 टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम। टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। इसका एग्जांपल एजुकेशन। लिख दिया बेटे? सॉरी, आगे चले, आगे चले। अभी ये लिख दिया आपने। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या हो गई? खत्म। अब नेक्स्ट
डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, हेडर दो, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स। लाइव स्ट्रीमिंग के बच्चे लोग, किसी बच्चे ने सवाल किया तो उसको जवाब देके उसकी मदद कर दिया करो, क्योंकि मैं बार बार उसमें नहीं देख सकता ना चैट में, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता दिया है। तो दूसरे बच्चों की प्लीज मदद करते जाओ। डीटी, ये कौन सा टैक्स है भाई? अरे क्या बात है, आप जीतते हो 5 करोड़। बहन के घोड़ो, यहां पे ध्यान दो। चलो, बर्डन प्लस लाइबिलिटी, खतरनाक लोग हो बे, ऑन सेम पर्सन। व्हाट इज डीटी? डायरेक्ट टैक्स। क्या नॉलेज है, क्या यार, कमाल, रिस्पेक्ट हो गया भाई मन में साले। व्हाट इज आईडीटी? बोर हो गया अभी। बर्डन एंड लाइबिलिटी डिफरेंट पर्सन। डायरेक्ट टैक्स कौन से नेचर का है? प्रोग्रेसिव। हायर इनकम हायर टैक्स, हायर इनकम हायर टैक्स। ये इसको बोलते हैं हम रेग्रेसिव नेचर। कौन सा नेचर है ये एक्चुअली में जब तुम पढ़ेंगे ना डिटेल में, तुमको समझेगा बोलने के लिए रेग्रेसिव है, हकीकत में रेग्रेसिव नहीं है। रेग्रेसिव का नेचर का मतलब क्या होता है? सबके लिए सेम। सबके लिए क्या है बेटा? सेम। ऐसा नहीं है, सबके लिए क्या है? टैक्स का रेट क्या है? सेम। टैक्स रेट सेम फॉर ऑल। मतलब अगर मैं गरीब व्यक्ति और मैं एक मोबाइल फोन खरीद रहा हूं तो मेरे को भी 18% जीएसटी देना है। आप अमीर व्यक्ति हो, अगर आप सेल फोन खरीदे तो आपको भी 18% जीएसटी देना है। हर आदमी के लिए रेट ऑफ टैक्स क्या है? सेम। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रेग्रेसिव। क्या बोलते हैं हम उसको? रेग्रेसिव। डायरेक्ट टैक्स किस पे लगाया जाता है? वेरी गुड, इट इज लेविड ऑन इनकम। तुम इनकम कमाएंगे तो ये टैक्स लगाऊंगा, तुम इनकम कमाओगे तो ये टैक्स लगाऊंगा। लेविड ऑन इनकम, लेविड ऑन इनकम। ये किस पे लेविड होता है? इट इज लेविड एंड गुड्स एंड सर्विस। लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेस। It has wider base and due to IDT there is inflation। टैक्स लग रहा है ना खर्चे पे, तो महंगा हो रहा है ना, महंगा हो रही चीजें तो उसकी वजह से क्या बढ़ रहा है? इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इसका एग्जाम्पल है इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में कौन सा एग्जाम्पल है? इनकम टैक्स। पहले है ना इनकम टैक्स था, वेल्थ टैक्स था, गिफ्ट टैक्स था। अब वेल्थ टैक्स अबॉलिश कर दिया है। क्या कर दिया है? अबॉलिश। वेल्थ टैक्स क्या था? आपके पास वेल्थ अवेलेबल है एक सर्टेन लिमिट के ऊपर, तो उसके ऊपर भी आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स। तो वो टैक्सेस अबॉलिश कर दिया। अभी कौन सा टैक्स है इसके अंदर? इनकम टैक्स। कौन सा टैक्स है इसके अंदर? इनकम टैक्स। इसके अंदर कौन सा एग्जाम्पल के लिए? जीएसटी है, वैट है, एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है।
एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है। आज भी वैट है, आज भी एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी तो आज भी है ही। लिखा बच्चे आपने? डिफरेंस नेक्स्ट बिटवीन टैक्स एंड ड्यूटी। डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड ड्यूटी, बेसिकली मैं आपको बताता हूं, दोनों है एक ही है। दोनों क्या है? होता क्या है, ड्यूटी लगता है गुड्स पे, किस पे लगता है? टैक्स लगता है अदर देन गुड्स पे, ऐसा बोला जाता है। जैसे कस्टम ड्यूटी किस पे लग रहा है? गुड्स पे। जब आप बाहर से गुड्स मंगाते हो तो कस्टम ड्यूटी आपको पे करनी पड़ती है, वो है तो क्या? टैक्स। वो है क्या? टैक्स। आप जब गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हो तो आपको क्या पे करना पड़ता है? एक्साइज ड्यूटी। तो है तो टैक्स ही, बस उसको बोलते क्या? एक्साइज ड्यूटी। कोई इसके बीच में डिफरेंस है क्या? नहीं। जनरली हम क्या बोलते हैं? टैक्सेस आर लेविड अदर देन गुड्स। टैक्सेस आर लेविड अदर देन गुड्स। ड्यूटी इज लेविड ओनली ऑन गुड्स। ड्यूटी इज लेविड ओनली ऑन गुड्स। तो ड्यूटी किस पे लेवी होती है? लेविड ओनली ऑन। दोनों टैक्स ही है रे भाई, दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं। दोनों के दोनों क्या है? टैक्स। ये बात याद रखने का है, दोनों के दोनों क्या है रे बेटे? टैक्स। लिखा बेटा आपने? लेविड अदर देन गुड्स, बस इतना ही, और कुछ नहीं है। दोनों के दोनों क्या है? टैक्स। दोनों के क्या है? टैक्स। ये वर्ड्स पहले यूज होते थे, आज तो जीएसटी के अंदर दोनों को टैक्स ही बोल रहे हैं। गुड्स के ऊपर भी क्या लग रहा है? जीएसटी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसलिए इसका कोई बहुत बड़ा रिलेवेंस नहीं है, लेकिन ये आपके मन में कभी कभी आपको सताता है, इसलिए लिख देता हूं मैं। क्योंकि सर उसको कस्टम टैक्स बोलना, अरे नहीं बोला उन्होंने सर, लेकिन यहां पे जीएसटी तो बोल दिया, अभी क्या झगड़ेगा क्या? उनका थीम ये है तो दोनों एक्चुअली टैक्स। ड्यूटी बोलते थे गुड्स के ऊपर, जो टैक्स गुड्स के ऊपर लगता है उसको ड्यूटी बोलते थे, जो टैक्स पे लगता था गुड्स पे। अदर देन गुड्स को क्या बोलते थे? टैक्स। है तो दोनों क्या? टैक्स। समझ में आ रहा है क्या? तो इसमें कोई बहुत बड़ा अफलातून कंसेप्ट, पर फिर भी बच्चों को क्या होता है, बिना मतलब की ये बात हंट करती, बिना मतलब है नहीं, लेना नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आप पढ़ेंगे तो जीएसटी पढ़ेंगे तो जीएसटी को तो यार गुड्स पे भी लगता है सर, लेकिन आपने तो ऐसा बोला था। अरे बावले, उनका थीम था, लेकिन वो लोग हर बार यूज करते नहीं है। और अगर आपको प्रॉब्लम रहा तो मैंने आपको बोला है किससे बात करने का है? निर्मला सीतारमन जी से बात कर रहे हैं। उसको मेल भेजो, फीमेल भेजो, अरे ईमेल भेजो। जब तुमको जवाब मिल गया तो मेरे को भी बता देना, फिर मैं वैसा जवाब देके बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं तो उस बात पे अपन झगड़ नहीं सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? याद रखना। तो बस इतनी सी चीज आपको क्या करनी है बेटा? याद रखनी है, भूलना नहीं है। चलो, ये हो गया खत्म। जो मेजर डिस्कशन अपन ने किया था वो मेजर पॉइंट अभी अपन ने लिख के ले लिया है, तो आपको घर पे जाके रिवाइज करना क्या हो जाता है? इजी हो जाता है। आगे चलेंगे हम। हेडर देंगे आप, सोर्सेस नहीं, हाँ चलो एक काम करो, ये मत दो, सेम जो अपन ने बनाया, 3 मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट, ये बनाया हुआ अपन ने लॉ में। बस यहां पे अपन इसके बस हेड समझ लेंगे। लॉ मेकर, इनकम टैक्स का लॉ कौन बनाता रहेगा? पार्लियामेंट। अरे पढ़ा ना अपन ने, एंट्री नंबर 82, पार्लियामेंट के पास पावर है ना, किसके पास पावर है? लॉ एग्जीक्यूटिव, ध्यान से समझना, ये जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। लॉ इंटरप्रेटर,
इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, इनका ये जो पार्ट है ये आप फाइनल में पढ़ते हो। किधर पढ़ते हो? फाइनल, पूरा का पूरा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री, अपन उसकी वेबसाइट पे जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर एक डिपार्टमेंट आता है जिसको हम बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। क्या बोलते हैं हम? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देश में कितना पैसा जनरेट किया जाएगा, कितना खर्चा किया जाएगा, कौन से क्षेत्र में कितना खर्चा किया जाएगा, सब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। जब देश में बजट पेश किया जाता है तो सिर्फ टैक्स के बारे में बात नहीं की जाती बेटा, कौन सी फील्ड में कितना पैसा निवेश किया जाएगा। जैसे अभी रिसेंटली हम इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा और डाल रहे हैं। एज अ कंट्री इंडिया इज स्पेंडिंग मोर ऑफ द मनी इन इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत बेसिक सी बात बताता हूं मैं आपको। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का क्या काम है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझना है। देश एक घर है, ये घर हमको चलाना है। ये घर चलाने में बहुत सारे हमारे को क्या रहेंगे? खर्चे। वो खर्चे को हमको क्या करना पड़ेगा? इनकम बोल के, मतलब पैसा बोल के रेस करना पड़ेगा। तो पहले तो हमको ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमको कौन से मुद्दे का कितना खर्चा करना है। बहुत सारे मुद्दे हैं। आपका जब घर है तो आपके घर में आपको क्या बोल सकते हैं, पिक्चर का खर्चा रहेगा, खाना खाने का खर्चा रहेगा, बस में जाने का खर्चा रहेगा, टीवी लेने का खर्चा रहेगा, केबल का खर्चा रहेगा, न्यूज़पेपर का खर्चा रहेगा, दूध का खर्चा रहेगा। भाई अगर अपन लोग इंडियन से, अपन लोग बजटेड फैमिली से आते हैं, अपने घर में मम्मी है ना पूरा हिसाब किताब लिखती है। इंडिया में बहुत बार क्या होता है मालूम है क्या? दिन के महीने के एंड में कौन से खर्चे काम के नहीं है उसको अगले महीने क्या करते हैं? अवॉइड। देखा है क्या आपने ये चीज? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी वही करती है। बोले अपने को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इतना पैसा चाहिए, अपने को कोविड में हेल्थ सेक्टर से समझा अपना हेल्थ सेक्टर वीक है तो हेल्थ सेक्टर को डेवलप करने के लिए इतना पैसा चाहिए। अपने को समझ में आ रहा अपने देश में यूथ हो रहा है, अपने को इनका एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए अपने को टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र को बढ़ाना पड़ेगा, स्किल का क्षेत्र बढ़ाना पड़ेगा। तो अपने को इतना उसके अंदर क्या करना पड़ेगा? खर्चा। तो वो पहले खर्चा लिख के लेते, वो समझते देश को चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या नहीं करना पड़ेगा। छोटी मोटी मिनिस्ट्री नहीं है भाई साहब, वो बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है। घर चलाना, देखो कभी कभी आप देखो मम्मी बोलती घर चलाना आसान नहीं है, बोलती क्या नहीं मम्मी कभी कभी, जबकि देखो आपको लगता रहेगा पप्पा कमा रहे, मम्मी थोड़ी कमा रही। ए भाई काम दोनों की इंपॉर्टेंट है। तो मम्मी यहां पे कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर है, वो ध्यान दे रहा है क्या करने का क्या नहीं करने का है। बड़े बेटे की फीस कब पे करनी है, छोटे बेटे की कब करनी है, लड़की की कब करनी है, शादी की कैसे तैयारी करनी है, ये प्लानिंग करके चलते हैं, ऐसे ही काम नहीं करते लोग। तो इनको पता चला अपने को 5,000 करोड़ की जरूरत है। अब ये 5,000 करोड़ इनको रेस करने पड़ेंगे। टैक्सेस उसमें मेजर सोर्स है, बात समझ रहा कि नहीं समझ? अच्छा टैक्सेस मेजर सोर्स है तो टैक्सेस को ईज भी करना पड़ेगा। भाई बहुत ज्यादा टैक्स लेंगे तो लोग टैक्स भरेंगे नहीं, टैक्स की चोरी होगी, तो उनको वो भी देखना है, उनको बिजनेस भी ईज करना है ताकि लोग क्या करे, देश में धंधा करे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है, ऐसे नहीं कोई भी बजट बनता देश का, स्पेशली लाइक अ कंट्री लाइक इंडिया विच इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, वेरी 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 कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। अपने को देश में अब जाके देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बजट का पैसा जाने लगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अपन ने कभी खर्चा नहीं करा देश में, इतने साल हो गए आज़ादी को। गवर्नमेंट बोलता नहीं अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट का विजन है 100 साल के बाद का इंडिया, 2047 का इंडिया। आज उनके पास विजन है कि 2047 में अपने को किधर पहुंचना है, हर साल कितना पैसा लगेगा, वो लोग वो प्लानिंग करके रखते हैं। समझ में आ रहा है कि तेरे को? छोटा मोटा बात नहीं है बेटे, कि इंडिया में टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, आज आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, ये इंटरनेट, बिजली नहीं थी देश में, आज घरों में अपने पास गांवों में इंटरनेट पहुंच रहा है। पहुंच गया बोला नहीं मैंने, पहुंच रहा है। सोचने वाली बात है। आप तो यहां पे फेस टू फेस के बच्चे, थोड़ा इस बात के बारे में थोड़ा सा सोचना। जितने लाइव स्ट्रीमिंग के प्यारे प्यारे बच्चे, ये बात को कभी तो भी बैठ के आराम से सोचना बेटा। आपके घर में आप बैठ के आज लेक्चर देख पा रहे हो, पूना से एक टीचर से पढ़ पा रहे हो, और आप गलत नहीं लेना, हर कोई बहुत भारी सिटी में नहीं रहता है, गांव में रह के पढ़ रहा है। गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है तब जाके इंटरनेट आपके घर में पहुंच रहा है बेटे।
सोचने वाली बात है, हम ये बातें सोचते नहीं है। क्या लग रहा है क्या तुमको? अरे अपने यहाँ पे लाइट चली जाती 4-4 6-6 घंटे का क्या रहता है लाइट का, क्या बोलते उसको आप, लोड शेडिंग। आज आप आपके घर में बैठ के, बहुत सोचने वाली बात है, इसको आप जितना सोचेंगे उतना सही रहेगा। आज एक लड़की एक लड़का उत्तर प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, वेस्ट बंगाल से अपने घर में क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। उसके एक लड़की, अरे आप सोचो, गलत नहीं लेना है, और मैं जब ये बात कर रहा हूं तो बहुत सही कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं। आई एम नॉट शोइंग दैट अ मेल इज अ डोमिनेटिंग पर्सन। मैं फादर हूं, मैं ब्रदर भी हूं, सिर्फ और सिर्फ एक डोमिनेटिंग आदमी नहीं हूं। मेरी बहन रहेंगी, मैं यूपी में रहता हूँ, छोटे से गांव में रहता हूँ, मेरी बहन बोलती है मेरे को सीएमए का कोर्स करना है, मेरे को पूना जाना है। आपको लगता है मैं भेजने की हिम्मत रख पाऊंगा? नहीं होता यार। सर क्या है, ग्रोथ कैसे होगी? डर लगता है यार। छोटे गांव के लोग, शहर के लोग, कैसे डर लगता है अंदर। दूसरा, भेजने की इच्छा है, पैसा नहीं है, क्या करूं? क्योंकि अगर वो गई पूना तो उसके लिए हॉस्टल देखना पड़ेगा, रहने सहने का। बेटे आपके दोस्तों को पूछ लेना जो हॉस्टल में रहते हैं, 10,000 रुपये महीने का खर्चा है। कितने रुपए का खर्चा है? सेट ओनली 10,000। 10,000 ए भाई, 10,000 रुपये महीना। लोगों की पगार है, लोग उतनी पगार में अपने घर चला रहे। आज गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, केबल्स डाले इंटरनेट के लिए, ठीक है, कॉर्पोरेट लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर किसने दिया? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। तो आज वो लड़की जो पढ़ना चाहती है उत्तर प्रदेश के गांव से, वो बैठ के अपने घर में पढ़ पा रही है। माँ बाप को भी चिंता नहीं, भाई को भी चिंता नहीं, पैसे की भी बचत हो रही है, सिक्योरिटी का भी टेंशन नहीं। डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ? अवसर नहीं होता तो बेचारी तरक्की नहीं कर पाती। अब अवसर जनरेट हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेज अ बिग रोल इन दैट। We people never think about all this. This is something which is to be given a thought. पैसा लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। क्या लगता है? पैसा लगता है। एक बच्चा बोल रहा है मैं खुद लखनऊ पढ़ने आया हूं, मेरा खुद के रूम का रेंट 8,000 लगता है सर। आई एम फ्रॉम झारखंड। या आप वहां से मेरे फेस टू फेस में जो बच्चे उनको पूछ लेना आप लोग। तो बहुत सारी चीजें रहती है। सरकार को सब चीज प्लान करनी है। ऐसा मत सोचो कि सरकार मजे में है, ऐसा बहुत गलत फहमी में रहता है अपना। अपन ये सोचते हैं ना सरकार सिर्फ मजे में। ठीक है, वो लोग वो पूरी चीजें नहीं करते जो उनको करनी चाहिए, लेकिन ये तो हर इंसान के साथ है। तुम भी वो पूरी चीजें नहीं करती जो तुमको करनी चाहिए। जैसे तुमको पूरी पढ़ाई करनी चाहिए, तुम पूरी पढ़ाई करते हो क्या? नहीं। तो दूसरों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? पहले खुद परफॉर्म करो, फिर लोगों से क्या करो, एक्सपेक्ट। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम बहुत डेंजर है, छोटा मोटा काम नहीं। अरे आप सोचो, यहाँ पे चाइना हमको तंग कर रहा है, यहाँ पे पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। ले रहा है क्या? हम लोग को हमारा सिक्योरिटी टाइट करना है। चाइना ने 1961 में हमारी लगाई थी। नाउ दिस इज नॉट 1961, दिस इज 2023 गाइस। वी आर नो मोर द सेम व्हाट वी वर इन 1961 बिकॉज इट वाज हार्डली 15 years ऑफ इंडिपेंडेंस। एंड चाइना, माइंड इट, चाइना इज अ पावरफुल नेशन। कोई मेरे को ये बात बोलने में गलत नहीं लगता कि चाइना पावरफुल नेशन है। कुछ गलत है क्या? हमारे संस्कार ही ऐसे नहीं हिंदुस्तानी के बाबा कोई अगर बेहतर तो नहीं बोलूंगा, बड़ा है तो मानने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसका मतलब वो हमसे बड़ा है तो क्या हमारी ले लेगा क्या? हमको सिक्योरिटी को पैसा देना पड़ेगा। आप बात को समझो जो समझा रहा हूं। हम जियो पॉलिटिक्स के अंदर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम वर्ल्ड में सुपर पावर बनना चाहते हैं। सुपर पावर बनने के लिए चीजें लगेंगी ना। बात समझ क्या बोलते हो? बॉडी बिल्डर रहता, उसको 2 साल के बाद बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन जीतना है, तो आज से उसको तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। तैयारी शुरू करनी पड़ेगी तो खर्चा करना पड़ेगा ना, प्रोटीन खाना पड़ेगा, फल खाने पड़ेंगे, हाँ या ना, अंडा खाना पड़ेगा, पैसा लगेगा। सेम इंडिया के साथ है ना। इंडिया को सुपर पावर होना है तो इंडिया को सुपर पावर होने के लिए जो जो चीज़ों की जरूरत है, जैसे बॉडी बिल्डर को जो चीज़ें करनी जरूर, एक्सरसाइज करके काम नहीं होता ना। खाना पीने का खर्चा बहुत बड़ा है। आपका कोई दोस्त बॉडी बिल्डिंग करता रहेगा तो उसको पूछो, बॉडी बिल्डिंग का खर्चा है भाई। तो इंडिया को भी सुपर पावर अगर होना है
तो सुपर पावर होने के लिए वी रिक्वायर द रिसोर्सेस। सिर्फ काम करके नहीं चलता, अपने को इन्वेस्ट करना पड़ता है। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल। ये लोग ये काम करते हैं। उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक डिपार्टमेंट है, जो किसका डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट ऑफ। ये क्या जनरेट करेगा? रेवेन्यू इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। इनके हाथ के नीचे दो है, एक सीबीडीटी और एक सीबीआईसी। एक कौन है? सीबीडीटी, और दूसरा कौन है? इनडायरेक्ट टैक्स के लिए भी सेम है। तो वापिस से इनडायरेक्ट टैक्स में मेरे को पढ़ाने की जरूरत है क्या आपको? नहीं सर। सीबीडीटी का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। लिखो। अरे ये भी एमसीक्यू में आता, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और इनका क्या नाम है सर? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। अरे इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। एक क्या है? सीबीडीटी, दूसरा क्या है? सीबीआईसी। सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। अंडरस्टैंड, ये चीज वापस से मैं वहां पे लिखवाऊंगा नहीं, वहां पे सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कराऊंगा जो जीएसटी से रिलेटेड रहेगा। वापस से लिखने की जरूरत है कि अपने को, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ही तो इनडायरेक्ट टैक्स आता है, बराबर है क्या? नहीं है। तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, उनके अंडर दो लोग आते हैं, एक क्या रहता है? सीबीडीटी, दूसरा क्या रहता है? सीबीआईसी। डायरेक्ट टैक्स में कौन सा डिपार्टमेंट देखते हैं अपन? सीबीडीटी। आपको डायरेक्ट टैक्स में बहुत बार बोर्ड बोर्ड वर्ड आएगा। क्या वर्ड आएगा? बोर्ड। बोर्ड बोर्ड का मतलब क्या हो गया? सीबीडीटी। क्या हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स में जब भी बोर्ड ये वर्ड आया, इसका मतलब क्या हो गया? सीबीआईसी। याद रहेगा? पक्का 100%। ये लिख दिया आपने। सर सीबीडीटी का क्या रोल है? ध्यान से अभी अपन समझेंगे। कानून बन गया, कानून को एग्जीक्यूट करेंगे ना, क्या करेंगे? एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंडर आ रहे ना। तो सीबीडीटी कौन है? एग्जीक्यूटिव हेड। कौन है? सिर्फ इतना ही नहीं, और भी इनका काम रहता है, वो अपन अभी आगे जाके क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ये लिख दिया आपने पूरा अच्छी तरीके से। चलो आगे, ये हो गया एक और पार्ट खत्म। नेक्स्ट हेडर दो। पहले मेरे को बताओ, ये मैंने आपको पहले ही पूछा था, अपन इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हैं या इनकम टैक्स लॉ पढ़ रहे हैं? बराबर है ना? लॉ इज वाइडर टर्म, लॉ इज याद रखना, भूलना नहीं है। तो इसके अंदर क्या क्या आता है देखिए। सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉ, सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉ, मतलब आपको क्या क्या पढ़ना है, इन शॉर्ट आपको क्या क्या पढ़ना है, अभी अपन उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया। पहले आप पढ़ेंगे इनकम टैक्स एक्ट। कौन से साल का है? 1961। कौन से साल का है? 1961। कौन से साल का है बेटा? 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961। सबसे पहले कौन सा है? अगर इनकम टैक्स लॉ पढ़ना है तो क्या पढ़ना पड़ेगा? इनकम टैक्स एक्ट। क्या पढ़ना पड़ेगा? इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कितने सेक्शन है? 298। याद आ रहा है क्या? कितने सेक्शन है? कितने चैप्टर है? कितने चैप्टर है? 29 है क्या 23 है? 29 तो इसमें है ना, कंपनी लॉ। किसमें है? इसमें कितने हैं? 23।
कितने चैप्टर है? 23। और कितने स्केड्यूल है? 7। अब मेरे ख्याल से आप ये बात समझ गए। ये अपन ने आज भी अपन ने कंपनी लॉ में देखा था, सेक्शन रहते हैं, सेक्शन के ग्रुप को क्या बोलते हैं? चैप्टर। और जो सेक्शन के अंदर चीजें में बात की जाती है लिस्ट की, वो किस में मिलता है? स्केड्यूल। स्केड्यूल आपको कभी भी एंड में मिलता है। कब मिलता है? एंड में। कब मिलता है आपको? एंड में। मैंने आपको वेबसाइट से दिखाया था ना, इनकम टैक्स एक्ट। तो आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है? इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट कौन से साल का है? 1961। कौन से साल का है? 1961। ये क्या करता है? क्या काम में आता? ये टैक्सेबल इनकम निकालने में काम में आता है और टैक्स लाइबिलिटी निकालने के काम में आता है। ये आगे जाके अपन बात करेंगे, अभी सिर्फ लिखने का काम करो। मेजर काम ये है, डिटरमाइन करता है। क्या डिटरमाइन करता है? टैक्सेबल इनकम, टैक्स लाइबिलिटी। मेजर काम आपके अंदर, आप जो पढ़ने वाले हो, और भी 2 काम रहते हैं इसमें। आपके सिलेबस में आप ये पढ़ते हो टैक्सेबल इनकम कैसे निकालते हो और टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकालते। सर क्या होता है वो? आएगा वो डिस्कशन बहुत जल्दी, मोस्टली कल या परसों मंडे या ट्यूसडे के लेक्चर में आएगा। टैक्सेबल इनकम किसको बोलते हो? टैक्स लाइबिलिटी किसको बोलते हैं? तो टैक्स लाइबिलिटी और टैक्सेबल इनकम डिटरमाइन निकालने में अपने को काम में आता है। और भी चीजों में काम में आता है, जैसे असेसमेंट के काम में आता है, आप लिखने का काम करेंगे। अपील, पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन मतलब जेल, पावर, ड्यूटी ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज, पहले 2 किसके में है? सिलेबस, बाकी 2 किस में है? फाइनल। पहले 2 किस में मिलेंगे आपको? सिलेबस में मिलेंगे। बाकी के 2 किस में मिलेंगे? हैं फाइनल। लिख दिया गया रे बेटा? तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ने वाले बेटा? इनकम टैक्स एक्ट। दूसरा अपन पढ़ेंगे इनकम टैक्स रूल्स। क्या पढ़ेंगे अपन? इनकम टैक्स रूल्स 1962। कब का है बेटा? 1962। एक्ट आया 1961 में, रूल आए 1962 में। 61 में एक्ट आया, 62 में क्या आया? रूल्स। ऐसा क्यों? ये अपन क्या करेंगे आगे जाके डिस्कस होगा, अभी वो जवाब आपको मिलेगा नहीं। थैंक यू बेटा। उसका जवाब आपको बाद में मिलेगा, याद रखना, अभी नहीं मिलेगा। अब क्या बोला मैं आपको? रूल्स। रूल्स क्या है? जो एक्ट को क्या करते हैं, अपन ने कंपनी लॉ में पढ़ा था, क्या करते हैं? सपोर्ट। क्या करते हैं उसको? सपोर्ट। जैसे अभी हमने एक्ट में लिख दिया एज में बी प्रिस्क्राइब, तो किधर जाने का? रूल्स। रूल्स बनाने का काम कौन करता है इनकम टैक्स में? सीबीडीटी। सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडेंस के अंदर कौन करता है? सीबीडीटी। रूल्स बनाने का पावर किसको दिया? सीबीडीटी। सर कैसे रूल्स? एग्जांपल, आपको इनकम टैक्स का भरना पड़ता है रिटर्न। क्या भरना पड़ता है? आईटीआर बोलते हैं हम उसको। क्या बोलते हैं? आपको कौन सा आईटीआर भरना है कौन बताएगा? सीबीडीटी। आपका आईटीआर का फॉर्म कैसा रहेगा, फॉर्म के अंदर क्या क्या जानकारी हम आपसे लेंगे, वो कौन बताएगा? सीबीडीटी। तो रूल्स का काम किसका है? सीबीडीटी का। तो इनकम टैक्स रूल्स, कौन से रूल्स है बेटा? इनकम टैक्स रूल्स। कौन बनाएगा? ये सीबीडीटी, बोर्ड। कौन बनाएगा? बोर्ड। बोर्ड, बोर्ड का मतलब सीबीडीटी। विल मेक, अरे, 1 मिनट, 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 1
चलो, बोर्ड विल मेक रूल्स। क्या बनाएंगे ये लोग? रूल्स। ये लोग रूल्स बना सकते हैं बाय इशूइंग notification, by issuing notification, by issuing notification। तो रूल्स बनाने का पावर किसके पास है? सीबीडीटी। उसके बाद मतलब अपने को इनकम टैक्स एक्ट भी पढ़ना है और रूल्स भी पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट अपने को फाइनेंस एक्ट भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फाइनेंस एक्ट। क्या पढ़ना है? फाइनेंस एक्ट। ध्यान से सुनना है अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस एक्ट पढ़ना पड़ेगा। देखो क्या होता है, बात को समझो। इनकम टैक्स एक्ट बना 1961 में। कब बना? वो बताता है अपने को टैक्सेबल इनकम कैसे कंप्यूट करते हो, टैक्स लाइबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। मतलब टैक्सेबल इनकम, इतना समझो, आपकी कौन सी इनकम टैक्सेबल है और कौन सी नहीं, उसको कैसे निकालते हैं वो कौन बताता? इनकम टैक्स एक्ट। फिर आपने एक बार इनकम निकाली तो आपको टैक्स रेट से क्या करना पड़ेगा बेटा? मल्टीप्लाई। क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो उससे आपकी क्या आएंगी? टैक्स लाइबिलिटी। ये काम कौन करता है बेटा? ये काम इनकम टैक्स एक्ट करता है। लेकिन एक बात समझना, अभी मैंने आपके साथ बजट में बहुत बातें करी। हमारे को 1961 में समझो टैक्स रेट 5% था। कितना था? टैक्स कलेक्ट करने का रेट कितना था? 5%। क्या 2023 में भी वही रेट चलेगा क्या? नहीं। तो इसका मतलब अपने को इनकम टैक्स एक्ट को अमेंड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ। तो इनकम टैक्स एक्ट को अमेंड किया जाता है बाय ब्रिंगिंग अ फाइनेंस एक्ट। किससे अमेंड किया जाता है? मतलब जब भी जो आपने नहीं कहा नए नए रेट्स देखे रहेंगे आपने, आपके न्यूज के ऊपर चल रहे थे रेट्स, 7 लाख तक टैक्स नहीं देना है, ये नहीं देना है। वो क्या थे? नए इनकम टैक्स के रेट्स। वो क्या थे? आपके नए इनकम टैक्स के रेट्स। बेसिकली क्या होता है, देख ध्यान से समझ। ये तेरा इनकम टैक्स एक्ट है 1961। इसके अंदर मेरे को क्या करने के हैं? चेंजेस। क्या करने के? चेंजेस। तो मैं इसको चेंज करते बैठता नहीं हूं। हर साल मैं एक फाइनेंस एक्ट बनाता हूं और ये फाइनेंस एक्ट इसके अंदर क्या कर देता हूं? इनकॉर्पोरेट। मतलब इनकम टैक्स एक्ट को अगर अमेंड करना है तो किसके थ्रू करते हैं हम? फाइनेंस एक्ट। इसलिए आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961, फिर 1962, 3, 4, 5, 6, 71, 2000, ऐसा नहीं मिलता। ऐसा मिलता है क्या? नहीं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 का ही है। इसके अंदर जो भी चेंजेस करने हैं उसके लिए क्या लेके आ गया मैं? फाइनेंस एक्ट। तो अभी जो भी अमेंडमेंट्स रहेंगे वो किस में रहेंगे? फाइनेंस एक्ट। तो जब भी आपको कोई भी चीज क्या करने की रहती है? चेंज। तो चेंजेस किसके अंदर आते हैं? फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट के अंदर डायरेक्ट टैक्स के भी चेंजेस रहते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स के भी चेंजेस रहते हैं। दोनों के चेंजेस फाइनेंस एक्ट में मिलेंगे। अभी अपन डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे थे, डायरेक्ट टैक्स बताऊंगा। तो इनकम टैक्स एक्ट को अगर चेंज करना है, अमेंड करना है, तो उसको अमेंड डायरेक्टली करते क्या किसी और एक्ट के थ्रू करते? दूसरा एक्ट। कौन सा एक्ट है वो? किसके थ्रू करते? फाइनेंस एक्ट। जिसको अपन क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनना है अभी। फाइनेंस बिल पेश होगा। क्या बिल पेश होगा? फाइनेंस बिल। ये फाइनेंस मिनिस्टर ही करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये पेश करेगा लोकसभा, राज्यसभा। ये कौन पेश करेगा? लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा में पास होएगा, राज्यसभा में पास होएगा, प्रेसिडेंट का क्या मिलेगा? एसेंट। और जैसे ये फाइनेंस बिल प्रेसिडेंट का एसेंट होगा तो इसको क्या बोलेंगे? फाइनेंस एक्ट। क्या बोलेंगे? फाइनेंस एक्ट। ये हर साल 1 फेब को होता है। कब होता है? मोदी जी ने इसको चेंज किया है। अभी जो निर्मला सीतारमण जी ने जो पेश किया वो बिल है, वो एक्ट बना नहीं है। अभी तो पास होएगा लोकसभा से, फिर किस तरह से पास होएगा? राज्यसभा, फिर जाके क्या बनेगा? एक्ट। तो जनरली ये क्या होता है मालूम है? 15 से 20 मार्च तक ये क्या हो जाता है? एक्ट बन जाता है।
अभी निर्मला सीतारमण जी ने क्या पेश किया हुआ है? बिल। क्या पेश किया हुआ है? बिल। वो एक्ट बना है क्या अभी तक? नहीं। वो एक्ट बना है क्या अभी तक? नहीं। एक सेकंड बेटे, एक्ट, रूल, सर्कुलर, नोटिफिकेशन, बजट्स। अरे सॉरी, इनकम टैक्स एक्ट 1961 एज अमेंडेड बाय, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इनकम टैक्स को अगर कभी भी चेंज करना है तो किसमें जाना पड़ता है? फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट के थ्रू उसका क्या किया जाता है? चेंजेस। फाइनेंस एक्ट के थ्रू उसको हमेशा क्या किया जाता है? चेंजेस। यहां पे दिख रहे फाइनेंस एक्ट्स, क्लिक किया देखो फाइनेंस एक्ट पे। अब ये जो नया फाइनेंस एक्ट आया ना, वो सारा का सारा आपको यहाँ पे मिलेगा। आप जो साल का चाहिए वो साल का क्या ले सकते हो? फाइनेंस एक्ट। दिख रहा है क्या आपको? अभी अपन इसमें गए, फाइनेंस एक्ट 2022, ये देखो वो बता रहा है, क्या बता रहा है? एक तो ये नंबर 6 एक्ट है, कौन से साल का? 2022। क्या बोलता है? दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज फाइनेंस एक्ट। फिर ये लोग बताएंगे कि कौन से सेक्शन कब से आएंगे और कब से नहीं आएंगे। यहाँ पे क्या लिखेला है देख, सेक्शन 2 से 85 कब से आएगा? 1 अप्रैल 2022। ये फाइनेंस एक्ट 22 है, 23 अभी तक एक्ट बना ही नहीं है, अभी तक वो बिल है, बिल। क्या वो एक्ट बना क्या? क्या वो एक्ट बना क्या? यहां पे अगर तू देखेगा, अरे चल ना, अच्छा गवर्नमेंट वेबसाइट, इट्स ओके, वो चल रहा है, तुम नसीब वाले हो। यहां पे मैं आपको दिखा था, हर साल के आपको दो एक्ट, एक एक्ट दिख रहा है। 2019 में 2 दिख रहे क्या? अरे हाँ या ना? क्यों 2019 में 2 है सर? होता क्या मैं आपको बताता हूं। जब भी जनरल इलेक्शन रहते, क्या रहते? तो जनरल इलेक्शन के टाइम पे, अभी 2019 में जनरल इलेक्शन थे, कौन सी पार्टी पावर में थी इलेक्शन के पहले? बीजेपी। तो बीजेपी को गारंटी नहीं है कि वो जीतने वाले हैं, या वो गारंटी है जीतने वाले, कुछ भी हो सकता है। वो लोग क्या बनाते हैं? एक टेम्पररी इंटरिम बजट। क्या बनाते हैं? टेम्पररी इंटरिम बजट। वो पूरे साल का बजट नहीं बनाते हैं, वो टेम्पररी बजट बनाते हैं, इंटरिम। इलेक्शंस होते मई में, जून के आसपास, जुलाई के आसपास नई सरकार बन जाती, और फिर जुलाई में नई सरकार जो आती है वो बनाती है फाइनल बजट। तो जब भी जनरल इलेक्शंस होते हैं ना, तो 2 बजट बनता है। एक बजट को क्या बोलते हैं? इंटरिम बजट। दूसरे बजट मैं लिखवाऊंगा आपको, एक बजट को क्या बोलते हैं? इंटरिम बजट। दूसरे बजट को क्या बोलते हैं? फाइनल बजट। क्योंकि भाई नई सरकार आएंगी, अपने हिसाब से प्लानिंग करेगी, तो इसलिए जब तक नई सरकार आएंगी तब तक के लिए एक क्या बन जाता है? इंटरिम बजट। क्या बन जाता है? इंटरिम। तो ये जो रहता है ना फाइनेंस एक्ट, ये कुछ नहीं रहता है। फाइनेंस एक्ट कुछ भी नहीं है। फाइनेंस एक्ट जो है वो आपका बेसिकली है क्या मालूम है? वो आपका फाइनेंस क्या इनकम टैक्स के अंदर के अमेंडमेंट्स, आईडीटी के भी अमेंडमेंट्स मिलते हैं, पर इसके अंदर किसके मिलते हैं आपको? इनकम टैक्स। यहां पे देखो पूरा मिलेगा। अभी आपको सब, ये भी अपन को पढ़ना नहीं, अपन पागल हो जाएंगे। ये देखो क्या क्या लिखा, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, ये भी अपन समझेंगे इसको क्या बोलते और क्या नहीं बोलते। बट ये सारे अभी इन्होंने इसके अंदर अमेंडमेंट दे दिए कि कौन सा सेक्शन क्या है और क्या नहीं है, हर चीज के बारे में अमेंडमेंट दिया है इन्होंने। फाइनेंस एक्ट, ये देखो अभी फाइनेंस एक्ट का सेक्शन 4 क्या बोलता है? फाइनेंस एक्ट का सेक्शन 4 है, किसका है ये? फाइनेंस एक्ट का सेक्शन 4 बोलता है कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 में ये अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 10, ये सेक्शन 4 है। ये सेक्शन 4 किसका है? क्या बोलता है वो? इन द सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट विथ इफेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, ये इसके अंदर क्या होंगे? बदलाव। इस सेक्शन के अंदर ये क्या होंगे? बदलाव।
मतलब फाइनेंस एक्ट कुछ नहीं है, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट करना है उसको अपन किसके थ्रू करते हैं? तो फाइनेंस एक्ट वही रहता है, मतलब उसके अंदर आईडीटी भी आता है और डीटी भी आता है। अपन अभी कौन सा देख रहे हैं? डीटी। अब जो फाइनेंस एक्ट रहता है ना बेटा, चलो मैं यहां पे, आपने कहां तक लिखा? फाइनेंस एक्ट लिखा, चलो लिखो फाइनेंस बिल presented by finance minister on 1st Feb every year, 1st Feb every year, and then it becomes Finance Act till 30th March of every year. Amendments in Income Tax Act are done through Finance Act, through Finance Act. Full stop. The provisions of Finance Act relating to Income Tax Act are incorporated in the Income Tax Act later on. Income Tax 1961 later on. New Finance Act is applicable on first day of April. First day of April of the assessment year. अभी असेसमेंट ईयर क्या है पूछना नहीं, इसको टाइम है, उस पे भी जाएंगे, चर्चा होगी। लिखा गया ड्यूरिंग जनरल इलेक्शंस कितने बजट रहते हैं? 2। एक तो क्या बोलते हैं इंटरिम बजट, जो बेसिकली अप्रैल से जुलाई तक रहता है। दूसरे को क्या बोलते हैं फिर अपन? फाइनल बजट। जो समझो जुलाई की कोई भी डेट रहेंगी वहां तक एप्लीकेबल रहेगा, फिर जुलाई से मार्च के लिए बजट बनता है। हुआ क्या रे बेटा? लिखा आप लोगों ने? देखिए फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस बिल पेश करता फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब फाइनेंस एक्ट बेसिकली इनकम टैक्स को अमेंड करने का एक बहुत बड़ा जरिया है। इनकम टैक्स के अंदर जो भी अमेंडमेंट्स है वो एनुअली होते हैं। कैसे करते? जनरली एनुअली। कब से इफेक्टिव रहते? फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल।
मतलब अभी जो भी निर्मला सीतारमण जी ने अभी बनाया वो कब से एप्लीकेबल होगा? 1st डे ऑफ अप्रैल। कब से एप्लीकेबल होगा? 1st डे ऑफ अप्रैल। 1st डे ऑफ अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर से वो लागू होगा। समझ में आ रहा है क्या? ये बात सबको याद रखना है। अब सर हमको एक बहुत बड़ा सवाल रहता है, क्या बच्चे अब भी समझ के ले लेना है सवाल, बार बार पूछना। सर अभी जो एक्ट आया उसको तो बोलेंगे अपन फाइनेंस एक्ट 2023, तो हमको फाइनेंस एक्ट 2023 रहेगा क्या हमको फाइनेंस एक्ट 2022 रहेगा? आप लोगों को यह बात समझनी पड़ेगी। आप लोगों को फाइनेंस एक्ट कौन सा रहेगा? 2022। जो भी बच्चे मई में या जून में एग्जाम दे रहे हैं, या भाई साहब नवंबर या दिसंबर में एग्जाम दे रहे हैं इस साल 2023, जो साला हर साल आता है, उसको बेटा कौन सा फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है? क्योंकि हुआ क्या, निर्मला सीतारमण जी ने बिल लाया, पहले तो हमारे को ये नहीं मालूम को एक्ट बना नहीं, फिर बच्चे लोग भेजना शुरू कर देते, सर अभी ये पढ़ना पड़ेगा क्या? अभी तक तूने कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं है, तेरे को कौन सा फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है? 2022। कौन सा एप्लीकेबल है? इससे रिलेटेड तेरे को और कोई भी एक्ट एप्लीकेबल होता नहीं है। अगले साल जो मई और जून में एग्जाम देंगे उनको कौन सा एप्लीकेबल रहेगा? 2023। अगले साल वो असेसमेंट ईयर रहता, क्या रहता है असेसमेंट ईयर? वो समझेगा असेसमेंट ईयर क्या रहता है तब समझेगा, लेकिन अभी आपको समझना कि आपके एग्जाम में कौन सा एक्ट आने वाला है? फाइनेंस एक्ट 2022। कौन सा एक्ट आएगा आपका? फाइनेंस एक्ट 2022। क्या फाइनेंस एक्ट में सिर्फ इनकम टैक्स के अमेंडमेंट रहते क्या? नहीं। कौन से एक्ट के रहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स के भी रहते हैं। डायरेक्ट टैक्स के 1st डे ऑफ अप्रैल से लागू होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स के रात को 12 बजे के बाद। आज जो भी चेंजेस है वो आज रात के 12 बजे के बाद क्या हो जाते हैं? लागू। जैसे पेट्रोल के दाम रातों रात बढ़ जाते हैं, पेट्रोल के दाम क्या होते हैं? रातों रात। तो उसका अमेंडमेंट, उसको जो लागू करा जाता है वो इमीडिएटली होता है, लेकिन अपने फाइनेंस एक्ट के अंदर इमीडिएटली होता है क्या? नहीं। वो कब होता है? 1st डे ऑफ अप्रैल। तो आपके सिलेबस के अंदर बार बार बोल रहा हूं मैं, आप कौन सा फाइनेंस एक्ट पढ़ रहे हो? 2022। सोशल मीडिया ने आपको पोस्ट बना के मिल जाते, आप उसको शेयर कर लेते, आपको समझता कुछ नहीं, फिर आप बोलते अभी हमको ये वाला एक्ट लागू है। अब तुमको कौन सा एक्ट है? 2022। आपको दूसरा और कोई एक्ट लागू नहीं है। सबको कंपल्सरी कौन सा एक्ट पढ़ने का है? 2022। भूलने का नहीं है, याद है पक्का? कोई भी आपको पूछे तो कौन सा एक्ट लागू है, तुम बोलेंगे फाइनेंस एक्ट 2022। बेसिकली फाइनेंस एक्ट जो रहता है वही इनकम टैक्स एक्ट में बाद में क्या कर दिया जाता है? इनकॉर्पोरेट। जो भी इनकम टैक्स एक्ट के चेंजेस होंगे फाइनेंस एक्ट के बाद में इनकम टैक्स में क्या कर दिए जाते हैं? चेंज इनकॉर्पोरेट कर दिए जाते हैं। तो ये बात रखना है। तो ये मैंने आपको फाइनेंस एक्ट भी पढ़ा दिया बेटा, फाइनेंस एक्ट। हेलो, तो आपने अभी क्या पढ़ लिया बेटा? फाइनेंस एक्ट पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? फाइनेंस एक्ट। अब आगे और 2 पॉइंट अपने को पढ़ने, ध्यान देना है। मतलब अपने को क्या क्या पढ़ने का है? इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने का है, इनकम टैक्स रूल्स पढ़ने के हैं, फिर क्या पढ़ने का है? फाइनेंस एक्ट। क्या पढ़ने का है? फाइनेंस एक्ट। और भी कुछ चीजें पढ़ने की है, ऐसा टेंशन नहीं लेने का, परेशान होने का नहीं। इसी का नाम क्या है? जिंदगी। आपने को ऐसा देख देख के लगता भाई अपन ने क्यों ले लिया ये कोर्स, नहीं क्या? हाँ, और 2 चीजें हैं, इसके बाद एक और चीज है, लेकिन अभी अपन ये 2 के ऊपर चर्चा करेंगे। एक का क्या नाम है? नोटिफिकेशन। दूसरे का क्या नाम है? सर्क्यूलर। बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, आपको बस ध्यान देने वाला काम है। व्हाट इज अ नोटिफिकेशन, व्हाट इज अ सर्क्यूलर? ध्यान से सुन। रूल्स को चेंज करने का राइट किसके, रूल्स बनाने का राइट किसके पास है? सीबीडीटी। रूल्स बनाने का राइट किसके पास है? सीबीडीटी। अब हमको कोई रूल्स चेंज करना है तो उसको हमको क्या करना है? अमेंड। वो अमेंड को अगर हमको चेंज करना है तो हम लोग उसके लिए क्या निकालेंगे? नोटिफिकेशन। क्या निकालेंगे?
क्या निकालेंगे? नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं है, इट इज अ चेंज इन द लॉ। हम नोटिफिकेशन के थ्रू क्या कर रहे हैं? अमेंडमेंट। सीबीडीटी को लगा भाई ये चीज अपने को क्या करनी पड़ेगी? चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल समझो, एक्ट में लिखा हुआ है इनकम टैक्स रिटर्न की डेट, फाइल करने की डेट है 31 जुलाई। क्या डेट है? एग्जाम्पल चल रहा है, एक आधा गूगल कर लेगा नहीं तो क्या होता है, बहुत लॉ जैसे सब्जेक्ट में तो बहुत, क्योंकि उत्सुकता बहुत रहती, हर आदमी को एक्सपर्ट बनना है, उसको मालूम नहीं एक्सपर्ट बनने का एक प्रोसेस रहता है, गड़बड़ में बनता नहीं है। 31 जुलाई डेट है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की। अब इनकम टैक्स रिटर्न बहुत सारे लोग फाइल कर रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का जो पोर्टल है, जो सर्वर है, वो जाम हो गया। 30 जुलाई को क्या हो गया? वो जाम हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको विजिट कर रहे हैं, तो सर्वर क्या हो गया? हैंग। 5-6 घंटे के लिए सर्वर काम नहीं कर रहा था, बहुत सारे इनकम टैक्स रिटर्न के फाइलर फाइल कर नहीं पाए। सीबीडीटी ने नोटिफिकेशन निकाला, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट एक्सटेंडेड है 15 अगस्त तक। कब तक? अब बताओ इनकम टैक्स रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हैं? लॉ बन गया ना, लॉ है इसलिए कर सकते ना, नहीं तो कर सकते थे क्या? तो ये लोग चेंजेस जो करते किसके थ्रू करते हैं? नोटिफिकेशन। रूल्स बना देते हैं, बट रूल्स के अंदर उनको अगर कोई चेंजेस करने के हैं तो किसके थ्रू करेंगे? नोटिफिकेशन। अरे जैसे वो लोग बोलते हैं कि भाई साहब आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के साथ साथ आपको आधार कार्ड भी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? बना दिया है उन्होंने कानून। अब जब ये कानून इंप्लीमेंट हो रहा था, उनको पता चला आसाम के निवासी के पास आधार कार्ड, पता है क्या आपको? आसाम के नागरिक को आधार कार्ड नहीं है। इसे तो वहां पे एनआरसी कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं वहां पे? एनआरसी। वहां पे एनआरसी कर रहे हैं, क्योंकि आसाम में बहुत बाहर के लोग घुस गए। आधार कार्ड अगर सबको मिल गया तो साले बिना मतलब का क्या मांग लेंगे? सिटीजनशिप। जम्मू एंड कश्मीर में आधार कार्ड नहीं है, अब लफड़ा हो गया। जम्मू एंड कश्मीर या आसाम का बंदा आ रहा है रिटर्न फाइल करने के लिए, उसका रिटर्न फाइल करने के टाइम पे साला क्या नहीं है? अब कैसे फाइल करेंगे वो लौंडा? सीबीडीटी को समझा रहे, साला कानून तो बना दिया, अब इंप्लीमेंट के टाइम पे पता चल रहा लफड़ा। अरे फैक्ट है, होता है। क्या होता है, अपने लिए बैठ के क्रिटिसाइज करना बहुत ईजी है, मैं मजाक नहीं कर रहा। बैठ के क्रिटिसाइज करना कभी भी क्या है? ईजी। बहुत बड़ा काम है यार, इतनी बड़ी कंट्री है, किधर क्या चल रहा है किसको क्या मालूम है। वो बोले सर लफड़ा हो रहा है, क्या करने का है? सीबीडीटी बोला अरे लफड़ा हो गया। फिर सीबीडीटी ने नोटिफिकेशन निकाला, आधार कार्ड सबको देना है, जम्मू एंड कश्मीर आसाम को छोड़ के। अब ये क्या बन गया? लॉ। ये क्या बन गया? एक्ट में क्या लिखा हुआ था? रूल्स में क्या लिखा हुआ था? आधार कार्ड देना है। नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है? जम्मू एंड कश्मीर को आसाम को देने की जरूरत किसकी सुनेंगे आप? नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन इज बेसिकली अमेंडिंग द लॉ। नोटिफिकेशन इज जनरली बेसिकली अमेंडिंग द लॉ। CBDT has been empowered under Income Tax Act under सेक्शन 119। 119 के सेक्शन ने उनको एम्पावर किया है कि CBDT आपको कोई भी चेंजेस करने हैं गवर्नेंस के लिए, आप वो चेंजेस कर सकते हो थ्रू नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन क्या है बेटा? ये भी एक लॉ है। नोटिफिकेशन क्या है बेटा? ये भी एक क्या है? लॉ। ये लॉ कौन बना रहा है? CBDT थ्रू नोटिफिकेशन। सर्कुलर क्या होता है सर? सर्कुलर है ना बेटा, इंटरनल कम्युनिकेशन है, और क्या बोल सकते हैं, क्लियरेंस है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। बात को समझो। अभी मेरे यहां पे समझो मैं 3 ब्रांच है, 3 अलग अलग ब्रांचेस हैं, ABC। अब फीस को लेके कोई बात रहेगी XYZ, तो अभी फीस को लेके उनको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, इंटरप्रिटेशन। एट देन लॉ इज ऑल्सो ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन, कि भाई मैंने बोला ये फीस रहेंगी कैश में, ये फीस रहेंगी बैंक में, तो उनको वो चीज की क्या नहीं मिल रही है? क्लैरिटी। क्या नहीं मिल रही है? क्लैरिटी।
जैसे मैंने बोला, फॉर एग्जांपल समझो, मैंने बोला कि सीएमए के कोर्स के लिए ये फीस रहेंगी ये मोड में, ये फीस रहेंगी ये मोड में। तो किसी को क्या लगा, हर कोर्स के लिए 2 मोड में फीस ली जा सकती, किसी को लगा सिर्फ और सिर्फ सीए सीएमए के लिए ली जा सकती, और किसी को वो भी नहीं समझ में आ रहा। 3 ब्रांचेज हैं, मैं ये ब्रांच का हेड हूं, तो मेरे को लग रहा है कि भाई साहब सीए का कोर्स हो, 12th का कोर्स हो, 11th का कोर्स हो, ये सब जगह पे अपन 2 मोड में क्या ले सकते हैं, फीस। क्या ले सकते हैं, फीस। जैसे सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी, जैसे सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी की फीस ये है, सॉफ्ट कॉपी की फीस ये है। फीस में फर्क पड़ेगा यार। ये देखिए, अभी ये रिकॉर्डेड बच्चे लोग जिन्होंने दिसंबर में बुकिंग करी थी, उनकी बुक्स आई हुई है। जो बच्चों ने अभी, ये देखो, ये तो सिर्फ इनकम टैक्स की क्वेश्चन बैंक आना बाकी है। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, एमसीक्यू बैंक। इसके बाद इसका क्या आएगा, क्वेश्चन बैंक। ये सिर्फ डीटी में 4 बुक, आईडीटी की 3 बुक। कॉस्ट लगता है ना। तो भाई सॉफ्ट कॉपी का क्या है, रेट अलग है। आप जब पेजेस देखेंगे, जब मैं आपको बस ऐसे बताता नॉर्मली आपके टाइम पास के लिए, वॉल्यूम 1 328 पेज का है, कितना है, अरे सुन के ले, गुस्सा मत हो। वॉल्यूम 2 321, 650 पेज मात्र मैंने कर पाया हूं। जितना मैं कर सकता था कम, उतना कम मैंने किया है। उसके बाद तुमको मैंने एमसीक्यू का क्वेश्चन बैंक दिया है। गुस्से में मत देख। 744 एमसीक्यूज है इसमें। 744 क्या है, एमसीक्यू। फिर क्वेश्चन बैंक आ जाएगा, उसमें भी 200-300 कुछ तो भी क्वेश्चन मिलेंगे। ज्यादा अपन कभी करते क्या, नहीं। हर चीज जो बच्चों के लिए डाइजेस्ट हो उतना ही हम देते हैं। समझ में आ रहा है क्या। तो अभी समझो, अरे सही मजाक नहीं कर, ये 3 बुक है, एक और बुक में आपको बाद में क्वेश्चन बैंक भी मिलेगी, वो भी प्रिंट होकर आने वाली है। तो यार अभी एक बात को समझो, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी की फीस क्या है, अलग अलग। मैंने सीएमए इंटर के लिए रखी, सीएमए इंटर के लिए रखी। वीडियो क्वालिटी वाले भाई साहब, वीडियो क्वालिटी आपको जो चाहिए, मेरे को नहीं समझ में आता है, मेरे हिसाब से चैतन्य सर ने जो किया है, क्योंकि आपका दूसरी तीसरी बार है, कृपया करके आप ऑफिस के नंबर पे बात करें। आपको क्या डाउट है। मेरे को टैक्स आता है, वो पढ़ा सकता हूं मैं। मेरे को लॉ आता है, वो पढ़ा सकता हूं मैं। अभी मैंने एमएमएस बनाने का शौक नहीं रखा हुआ है, तो मैं इतना मल्टी टैलेंटेड नहीं हूं। ट्रस्ट मी, मेरे को इतनी चीज आती है। ये मेरे को मजाक नहीं कर रहा। मेरे जो फेस टू फेस के बच्चे, उनको मालूम है, सर को लैपटॉप लगाने के लिए भी कोई तो भी आदमी लगेगा। वायर इधर उधर होगा तो बोलेगा आदमी को बुला, क्योंकि वो मेरा फोर्टे नहीं है जितना है। क्योंकि क्या होएगा, मैं कुछ और मूड में, तुम अलग मूड में। अच्छा, अभी तुम अगर फेस टू फेस रहते तो मेरे रिदम में ये बात कर पाते क्या। हाँ, अरे टेक्निकल को बोलने का मेरा काम नहीं, तेरा काम है। तू क्या झुंझुना हिलाने के लिए आया क्या यहाँ पे। मैं लाइव स्ट्रीमिंग को भी छोड़ता नहीं बेटे, थोड़ा ध्यान देना मांगता अपन ने। ये वो ऑफिस में नंबर लगाओ, खुद भी मेहनत करो जिंदगी में। देखो, बाप का काम है लड़की लाके देना शादी के लिए। तू बाप को बोलेगा बेटा बाप बना के दे, चलेगा क्या, नहीं। यू हैव टू अंडरस्टैंड समवेयर और द अदर। आपके पास टेक्निकल टीम का नंबर है, उसका आप फोन करो, आपको समझ में आएगा भाई क्या ऑप्शन जितना, ये एप्लीकेशन इतना ही बना हुआ है यार। सबसे कम दाम में जितना कर सकते हो उतना करके दिया हुआ है। ज्यादा चीजें चाहिए तो ज्यादा दाम देना पड़ता है, जीवन का उसूल है। समझ में आता है क्या। ध्यान देना। अभी क्या होता है, रिदम ब्रेक होता है। मोमेंटम क्या पढ़ाना है, ऐसे नहीं कि भाई बुक खोलो, रीड करो, मार्क करो, 1-1.25 घंटे के लेक्चर में खत्म करो, 60 दिन में खत्म करके बाहर निकल जाओ। पढ़ाना पड़ता है। अंडरस्टैंड दैट थिंग। यू आर नॉट इन फाउंडेशन एनी मोर। वो आपको समझना पड़ेगा। रिक्वेस्ट करता हूं मैं। बाकी जो भी टेक्निकल का रहता है, आप ऑफिस में फोन करें, क्योंकि मेरे को जो चीज मालूम है वो मैं कर सकता हूं, जो चीज मेरे को नहीं मालूम मैं नहीं कर सकता। अंडरस्टैंड। वो लोग भी कर सकते रहेंगे तो करेंगे, नहीं कर सकते रहेंगे तो यही है, और कुछ अवेलेबल नहीं है। और मैं पहली बार ये इतने टाइम से लाइव स्ट्रीमिंग चला रहा हूं, ये बार बार पहली बार सुन रहा हूं वीडियो क्वालिटी। और एक बच्चे को बार बार, एक बच्ची तीसरी चौथी बार कमेंट है, नेक्स्ट लेक्चर का टाइमिंग क्या है। अरे क्या यार, आप पढ़ने आए हो क्या टाइम पास करने आए हो। और आप लोग को जिसको नहीं पढ़ना है ना, अपनी फीस रिफंड लेके छोड़ दो यार, क्योंकि मेरे बाकी बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं। वो 1-2 झुंझुनों की वजह से बाकियों का भी क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपने पूरी फीस पे करी हुई, पूरा रिफंड लो यार।
आप फेस टू फेस में टीचर पढ़ा रहा, बार बार उसको पूछ सकते क्या, नेक्स्ट लेक्चर टाइमिंग क्या, सुसु। यार कम ऑन, आई एक्सपेक्ट, आई एम टीचिंग अ मैच्योर्ड क्राउड विच इज बेसिकली फ्रॉम अ प्रोफेशनल कोर्स. दैट इज अ बेसिक what they say understanding between you and me. Let's come back to the topic. तो सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी के हमने क्या निकाले बेटा, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी के क्या निकाले हमने, फीस. अब सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी की फीस अलग अलग है. अब मैं ये ब्रांच का हेड हूं तो मेरे को क्या लगा, हर कोर्स के अंदर सॉफ्ट एंड हार्ड कॉपी के रेट्स अलग अलग रहेंगे. दूसरे ब्रांच वाले को लगा सिर्फ प्रोफेशनल कोर्स में रहेंगे. तीसरे ब्रांच वाले को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है. एक पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर उनके बीच में क्या हो गया, कंफ्यूजन. ये कंफ्यूजन इंटरनल है क्या एक्सटर्नल है? ये कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए सीबीडीटी क्या लेके आता है, सर्कुलर. एक सर्कुलर मैंने जाहिर किया मेरे एम्प्लॉइज को कि बेटा ये जो फीस है हार्ड एंड सॉफ्ट, इट इज अवेलेबल ओनली एंड ओनली टू सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट. दिस इज एप्लीकेबल फॉर नो अदर कोर्सेस. तो ये कानून है या नहीं है? ये कानून नहीं है. सेम चीज होती है लॉ मेकर के अंदर. कोई लॉ बना हुआ है, लॉ इज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन, लॉ इज ऑल अबाउट. इनकम टैक्स ऑफिसर, आप दिल्ली के ऑफिसर हो, मैं पूना का ऑफिसर हूं, कोई वेस्ट बंगाल का ऑफिसर रहेगा. अलग अलग स्टेट के अलग अलग ऑफिसर एक पर्टिकुलर लॉ को इंटरप्रिट अलग तरीके से करते हैं. उनके बीच में क्या क्रिएट हो गया, कंफ्यूजन. क्या क्रिएट हो गया? वो कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए क्या आया, सर्कुलर. तो सर्कुलर एक प्रकार का लॉ नहीं है, सर्कुलर इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए है. और सर्कुलर बाइंडिंग घर के लोगों पे, मतलब इनकम टैक्स अथॉरिटी के ऊपर बाइंडिंग है. सीबीडीटी जब नोटिफिकेशन निकालता है वो सब पे बाइंडिंग है क्योंकि वो लॉ है. सर्कुलर जब आता है तो सिर्फ किस पे बाइंडिंग है, किस पे बाइंडिंग है, सिर्फ जो उनके एग्जीक्यूट करने वाले घर की टीम है, जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर्स, उनके लिए वो चीज. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, आप जो हो, आपको एसएससी बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम? पूछो मत व्हाट इज एसएससी, आएगा डेफिनेशन. जैसे असेसमेंट ईयर क्या है वैसे एक वर्ड आएगा एसएससी. अभी सिर्फ वर्ड समझना है. इनकम टैक्स में आपको क्या बोला जाता है? आप एसएससी अगर चाहो तो सर्कुलर का बेनिफिट उठा सकते हो, लेकिन सर्कुलर आप पे बाइंडिंग है क्या? नहीं. दोनों को इश्यू करने का पावर किसके पास है? सीबीडीटी. लिखो चलो फटाफट. चेंज इन लॉ बाय सीबीडीटी. clarification for within income tax डिपार्टमेंट. ये भी कौन इश्यू करता है? बाय सीबीडीटी. बाय सीबीडीटी. चेंज इन लॉ बाय सीबीडीटी. बाइंडिंग notification is binding on all. That is assessee as well as income tax authority. That is assessee as well as income tax authority. ये किससे भाई? ये बाइंडिंग ओनली ऑन इनकम टैक्स अथॉरिटी. बाइंडिंग ओनली ऑन इनकम टैक्स अथॉरिटी. Not
ऑन असेसी। ये ऑब्जेक्टिव में आता है। नोटिफिकेशन किस पे बाइंडिंग है, सर्कुलर किस पे बाइंडिंग है, हम ध्यान देते नहीं और हमारे बिना मतलब क्या हो जाते बेटा, मार्क्स चले जाते। बाइंडिंग ओनली ऑन इनकम टैक्स अथॉरिटी, नॉट ऑन असेसी। असेसी कैन टेक एडवांटेज ऑफ this circular। लिखा क्या रहा होगा, पक्का। और देखो 3 हो गया, 4 हो गया, लास्ट 5 कोर्ट डिसीजंस। कोर्ट डिसीजन दे हेल्प इन इंटरप्रिटेशन, they help in interpretation of income tax law। They help in interpretation of income tax law। तो मैं अगर अभी आपको पूछूं व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इनकम टैक्स लॉ, एक क्या है इनकम टैक्स एक्ट, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है फाइनेंस एक्ट, चौथा क्या है, सॉरी ये चौथा, पांचवा और छठा। चौथा क्या है नोटिफिकेशन, पांचवा क्या है और छठा क्या है। सिर्फ इतना ही आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको टैक्स लॉ आएगा। आप सिर्फ एक्ट पढ़ रहे हो क्या, आप क्या पढ़ रहे हो, लॉ। तो अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज इनकम टैक्स लॉ के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, एक्ट, नोटिफिकेशन, अरे सॉरी सर्कुलर, यहां पे रूल्स लिख देता हूं, और फाइनेंस एक्ट और कोर्ट के डिसीजन। आज मैंने आपको जब आप कंपनी लॉ पढ़ रहे थे तो कैसे केस पढ़ते हो मैंने आपको बताया है, देखा है कि नहीं देखा अपन ने। अगर आप अभी वेबसाइट पे जाके देखोगे इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट की इनकम टैक्स वाली, लॉगिन नहीं एक्ट, रूल्स, सर्कुलर, नोटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें क्या है बेटा, ये सारी चीज़ें ज़रूरी रहती है क्या समझने के लिए अपने को, ये सारी चीज़ें क्या रहती है अपने को समझने के लिए, लॉ समझने के लिए ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें अपने लिए किस लिए ज़रूरी है, लॉ समझने के लिए। जैसे मैंने आपको एक्ट बताया था, इधर से आप क्या कर सकते हो, एक्ट कर सकते हो। आप कभी भी आपको देखो बहुत सारे इनके एक्ट्स रहते हैं, ये आपके मतलब जो इनसे रिलेटेड है वो यहाँ पे डाले हुए इन्होंने बहुत सारे। मेन अपने लिए कौन सा रहता है, इनकम टैक्स एक्ट। यहाँ पे आपको पूरा इनकम टैक्स एक्ट मिल जाएगा, जो भी सेक्शन आपको सर्च करना है वो सेक्शन आप क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। अपन सेक्शन नंबर 1 पे देखो, सेक्शन नंबर 1 क्या बोलता है, इनकम टैक्स एक्ट एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट किसको एप्लीकेबल है, होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब तो वो बोलने वाली बात है क्या, नहीं, ये कोई बोलने वाली बात है नहीं, ये सारा का सारा क्या है भाई साहब, एप्लीकेबल हो गया है। हर सेक्शन मतलब आपको कोई भी सेक्शन चाहिए, जैसे भी सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 कोई भी एक्ट का क्या रहता है, डेफिनेशन, क्या रहता है, डेफिनेशन। तो जो जो वर्ड्स है वो सारे वर्ड्स के डेफिनेशन आपको किसमें मिलेंगे, सेक्शन 2। इसको हम बेयर एक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, बेयर एक्ट। आप बेयर एक्ट भी पढ़ सकते हैं, बेयर एक्ट भी आप पढ़ सकते हैं।
अब ये एक्ट के अंदर देखो, आपको दो तीन चीजें समझाऊंगा मैं। पहले तो अपन ने सेक्शन क्या रहते हैं, प्रोविजन क्या रहते हैं, पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है? सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉजेस, सब क्लॉजेस, अरे याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किया कि नहीं किया हुआ है? देयर आर सेक्शन, देन देयर इज क्लॉजेस, देन देयर इज। अब यहाँ पे देखो, आपको मैं बताऊंगा, यहाँ पे मैं आपको बताता, लॉ को लिखने का तरीका है, सेक्शन फॉर्म में लिखा जाता है। दो चीजें आएंगी, एक आएगा प्रोविजो और एक आएगा एक्सप्लेनेशन। क्या आएगा बेटा? एक क्या रहेगा? प्रोविजो, दूसरा क्या रहेगा? एक्सप्लेनेशन। सर व्हाट इज अ प्रोविजो एंड व्हाट इज अ एक्सप्लेनेशन? ध्यान से समझो। प्रोविजो इज बेसिकली एक्सेप्शन टू द प्रोविजन। जो सेक्शन जो बोल रहा हूं उसका क्या है? वो एक्सेप्शन। जैसे एग्जांपल बोलता हूं मैं, आधार कार्ड रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे तब सबको देना पड़ेगा। आधार कार्ड रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे सबको देना पड़ेगा। प्रोवाइडेड पीपल फ्रॉम आसाम एंड जम्मू एंड कश्मीर डिड नॉट फॉलो द सेम। मतलब आधार कार्ड देना सबके लिए जरूरी है, लेकिन किसको एक्सेप्शन दिया? तो प्रोविजो जो रहता है वो एक्सेप्शन टू द सेक्शन, इट इज एक्सेप्शन टू द सेक्शन। सेक्शन में जो बोला गया वो उसका क्या है? एक्सेप्शन। एग्जांपल एक और लूंगा आपके साथ, कंपनी लॉ का एक्सेप्शन एग्जांपल लेता हूं। कंपनी लॉ में क्या बोला जाता है? अगर जिस कंपनी का मैं ऑडिटर बनना चाहता हूं, उस कंपनी का मेरा रिलेटिव उस कंपनी में क्या नहीं कर सकता है? इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। मतलब मेरा रिलेटिव, अगर समझो मैं अपनी लिमिटेड का क्या बनना चाहता हूं? ऑडिटर। मेरे रिलेटिव समझो मेरी वाइफ श्रुति मैडम, श्रुति मैडम अपनी लिमिटेड में क्या नहीं ले सकती है? शेयर्स, एग्जांपल के लिए। तो ऐसा लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड रिलेटिव कैन टेक शेयर्स अप टू 1 लाख फेस वैल्यू। पहले ऊपर क्या बोला? लेना अलाउड नहीं, उसका क्या दे दिया? एक्सेप्शन। ले सकता कितना? 1 लाख। तो कभी भी आपको लॉ के अंदर प्रोविजो दिखा तो वो क्या है? एक्सेप्शन। प्रोविजो को कैसे लिखते हैं हम लोग बेयर एक्ट में? प्रोवाइडेड। कैसे लिखते हैं? प्रोवाइडेड। कभी कभी 2-3 एक्सेप्शन रहेंगे। कितने एक्सेप्शन रहेंगे? 2-3। तो पहला एक्सेप्शन को प्रोवाइडेड दैट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्रोवाइडेड दैट। दूसरे एक्सेप्शन को क्या बोलते हैं? प्रोवाइडेड फर्दर दैट। तीसरे को सेम, प्रोवाइडेड फर्दर दैट। चौथे को भी सेम। बार बार फिर वापिस फर्दर दैट नहीं लिखते। पहले को प्रोवाइडेड दैट लिखते हैं, सेकंड को क्या लिखते हैं? प्रोवाइडेड फर्दर दैट, थर्ड को क्या लिखते हैं? प्रोवाइडेड फर्दर दैट। खत्म। फिर आपको कभी भी सेक्शन के अंदर या पर्टिकुलर आपका जो प्रोविजन रहता है उसके अंदर आपको क्या मिलता है? एक्सप्लेनेशन। क्या मिलता है? एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या है सर? उस पर्टिकुलर प्रोविजन के अंदर कोई पर्टिकुलर चीज को हमको क्या करने का है? एक्सप्लेन। सिर्फ उतने ही कंटेक्स्ट में, सिर्फ उतने ही क्या कंटेक्स्ट में। जैसे रिलेटिव का मतलब इनकम टैक्स में अलग है, लेकिन किधर किधर आप जाके देखोगे फैमिली को एक्सप्लेन किया है उन्होंने कि ये पर्टिकुलर सेक्शन के लिए फैमिली का मतलब सिर्फ इतना ही है। आप उसको वो मत पकड़ना जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया। क्या किया? एक्सप्लेन कि अब फैमिली को अगर ये मिला तो टैक्स लगेगा। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, एक्सप्लेनेशन, फैमिली मीन्स फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, सिर्फ इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए फैमिली का मतलब है। हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं सिर्फ इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए फैमिली का क्या मतलब होता है। नहीं तो आप उसको क्या ले लोगे? जनरली जो आपने पहले पढ़ा था। तो इसलिए वो किसके थ्रू जाता है बेटा? एक्सप्लेनेशन। किसके थ्रू जाता है बेटा? एक्सप्लेनेशन। तो आप ये जब पढ़ोगे ना, कंपनी लॉ पढ़ोगे, इनकम टैक्स पढ़ोगे, जीएसटी पढ़ोगे, तो आपको ये वर्ड्स मिलेंगे, प्रोवाइडेड दैट। फिर आपको समझ में नहीं आता है क्या एक्सप्लेनेशन, फिर आपको समझ में नहीं आता वो है क्या। तो आपको ये पहले से मालूम रहना चाहिए जब भी आप चीजें क्या करते हो? पढ़ते हो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो यार अगर अभी आप देखोगे हमने क्या खत्म किया? हमने तो सबसे पहले ये समझा कि भाई साहब व्हाट इज टैक्स, कौन से वर्ड से आता है? लैटिन वर्ड
फिर व्हाई टैक्सेस आर लेविड, फिर अपन ने इसका क्या समझा, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। अपन ने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी में कौन सा सेक्शन लिखा, 265 लिखा और 246, ये 3 लिखे, और भी है वो बाद में लिखेंगे। फिर अपन ने क्या देखा बेटा, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स के बीच का डिफरेंस देखा क्या, कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये लिखा हमने। फिर हमने टैक्स एंड ड्यूटी आपको बस एक्सप्लेन किया, परेशान मत होना, क्योंकि जीएसटी भी जो गुड्स पे लगता है, तो ये भी मैंने आपको क्या किया, एक्सप्लेन। फिर आपने क्या देखा, ये मशीनरी ऑफ लॉ लिखा आपने, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सीबीडीटी किसके लिए काम करता है, सीबीआईसी किसके लिए काम करता है, दोनों काम करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के लिए। दोनों किसके लिए काम करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। उसके बाद आप इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हो क्या, इनकम टैक्स लॉ पढ़ रहे हो, आप इनकम टैक्स लॉ पढ़ रहे हो। इनकम टैक्स लॉ के लिए सोर्स क्या क्या है, इनकम टैक्स एक्ट, कितने सेक्शन है, 298, कितने चैप्टर है, कितने स्केड्यूल है। अपने सिलेबस के अंदर वैसे इनकम टैक्स एक्ट 4 चीजें करता है, लेकिन अपने सिलेबस के अंदर अपने को 2 चीजें पढ़नी है, टैक्सेबल इनकम किसको बोलते हैं और टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकाली जाती है। इनकम टैक्स रूल्स जो क्या करता है, एक्ट को क्या करता है बेटा, सपोर्ट करता है, क्या करता है, सपोर्ट। अगर वो प्रोविजन बताएगा तो ये प्रोसीजर बताएगा। इनकम टैक्स एक्ट बोलेगा रिटर्न फाइल करो, रूल्स बोलेगा कैसे फाइल करो, समझा क्या, फाइल रिटर्न एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, रूल्स बताएगा कैसे फाइल करने का, क्या क्या लगेगा, कौन सा फॉर्म यूज करने का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फाइनेंस एक्ट अपन ने समझा, फाइनेंस एक्ट कुछ भी नहीं है, फाइनेंस एक्ट के अंदर आईडीटी डीटी दोनों आता है। फाइनेंस एक्ट इनकम टैक्स एक्ट को अमेंड करने का तरीका है। हम इनकम टैक्स एक्ट को हर साल अमेंड नहीं करते, हम फाइनेंस एक्ट के थ्रू इनकम टैक्स एक्ट को क्या करते हैं, अमेंड। फाइनेंस एक्ट पेश कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्टर। 1 अप्रैल को पेश करता है, 15 से 20 मार्च तक वो क्या हो जाता है, एक्ट बन जाता है, और अगले साल के 1 अप्रैल से वो क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। जब भी जनरल इलेक्शन रहेंगे तो कितनी बार आएगा, पहले वाले को क्या बोलेंगे, दूसरे वाले को क्या बोलेंगे। आपके एग्जाम में कौन सा फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है, ये लिखा क्या आपने, पक्का। फिर अपन ने क्या देखा, नोटिफिकेशन एंड, नोटिफिकेशन क्या है भाई, जो भी चेंज करना है लॉ में सीबीडीटी कर सकता है भाई, इशूइंग नोटिफिकेशन, जो सब पे क्या होता है, बाइंडिंग। लेकिन अगर अपन सर्कुलर की बात करें तो सर्कुलर तो ये विद इन जो क्लैरिफिकेशन निकलना है उसके लिए किया जाता है। सीबीडीटी करता है जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज के ऊपर लागू होता है, एसएससी के ऊपर लागू नहीं होता। एसएससी अगर चाहेगा तो इसका बेनिफिट ले सकता है। कोर्ट डिसीजंस, ये आपके सोर्सेज ऑफ क्या है, टैक्स लॉ। ये आपको मैंने नॉर्मल सा समझा है, व्हाट इज अ प्रोविजन, व्हाट इज अ एक्सप्रेशन। प्रोविजन क्या होता है, एक्सेप्शन टू द लॉ। सेक्शन, एक्सप्रेशन क्या होता है, उस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर कोई बात हमको आपको एक्सप्लेन करनी है तो हम उसको किसके थ्रू करेंगे, एक्सप्लेनेशन। उस पर्टिकुलर, आप आगे जाके जब पढ़ेंगे तो आपको रिलेट होएगा। उस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर कोई चीज़ हम आपको क्या करना चाहते हैं, एक्सप्लेन, तो हम उसको किसके थ्रू देते हैं, एक्सप्लेनेशन। वो सेक्शन के नीचे ही मिलेगा, किसके नीचे मिलेगा, सेक्शन। तो ये अपन लोग ने क्या किया बेटा, पढ़ा हुआ है। मंडे को हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग ये जो मेजर पार्ट है, देखिए आपके सिलेबस के लिए मैं आपको बताता हूँ, आपका पूरा का पूरा जो खेल है ये 2 चीज़ों के ऊपर है, टैक्सेबल इनकम क्या होती है और टैक्स लाइबिलिटी क्या होती है। टैक्सेबल इनकम क्या होती है और टैक्स लाइबिलिटी क्या होती है, ये 2 चीज़ों के ऊपर पूरा का पूरा आपका क्या रहने वाला है, खेल रहने वाला है। जो भी आप पढ़ोगे 2 चीज़ों के लिए ही पढ़ोगे, व्हाट इज अ टैक्सेबल इनकम एंड व्हाट इज अ टैक्स लाइबिलिटी। आपका पूरा सिलेबस इसी से रिलेटेड रहता है। आपको बस एक चीज़ जो दिमाग में बिठानी है, देखिए एक बात समझना, जो आज आपको आपके दिमाग में बिठानी है, मंडे को अगेन मैं रिपीट करूंगा। टैक्स बोले तो पैसा, टैक्स बोले तो क्या, पैसा, टैक्स बोले तो क्या, पैसा, टैक्स बोले तो पैसा। जहां पे पैसा आया वहां पे प्रॉब्लम आने वाली है क्या, हाँ, बात को समझना। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मालूम है, आप जो असेसी हो, क्या हो सर, असेसी का मतलब बताओ, आएगा
सब्र रखना पड़ेगा, बहुत बड़ा है। पेशेंस रखेंगे तो आप लॉ समझ पाएंगे। पेशेंस एक दिन में सब कुछ होता, पेशेंस रखने पड़ेंगे तब जाके चीज़ें हो पाएगी, नहीं तो होती नहीं है। असेसी, आप जो असेसी हो मतलब जो टैक्स दे रहे हो, आप कौन हो? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आप पार्टनर हो। मैंने बोला था ना, आपके और उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। आपने जो भी कमाया आपको देना पड़ेगा, भूख चढ़ाना पड़ेगा। आपको पूछ रहे कि मैंडेटरी है, याद आ रहा है, डिस्कस हुआ है। तो आप क्या कितना कमा रहे हो कितना नहीं, आप छुपा सकते हो क्या नहीं छुपा सकते हो? अरे हाँ यार, क्या बात कर रहे हो यार। आपने 2 लाख कमाए कि 3 लाख कमाए, वो आपको पता है ना। आप झूठ बोल सकते क्या नहीं बोल सकते? 100% आप क्या कर सकते हो? झूठ बोल सकते हो। 100 नहीं 500% आप झूठ बोल सकते हो। इसलिए आपकी इनकम कितनी है और कितनी नहीं वो आप नहीं बताते हैं। कौन बताते हैं मालूम है? इनकम टैक्स। क्या बात कर रहे सर? हाँ, अरे आप झूठ बोल सकते हो ना? अरे हाँ या ना? अरे आपने ना आपका घर दिया रेंट पे, एग्जाम्पल आपने रेंट पे दिया 30,000, उसके अंदर आपने 15,000 क्या रखा? कैश। 15,000 क्या रखा? बैंक। जो कैश है वो तो डिपार्टमेंट को पता ही नहीं चलेगा ना। अरे हाँ, बैंक में आया पता चलता ना, तो झूठ बोल सकता कि नहीं बोल सकता? इसलिए अभी तेरे को इसके ऊपर है ना मैं बताऊंगा, मैं मतलब इनकम टैक्स, कि तेरी इनकम कितनी और कितनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो बहुत इजी था, बात को समझ जो बोल रहा हूं। देखिए अगर टैक्स निकालना है, क्या निकालना है? टैक्स। टैक्स निकाल का बहुत सिंपल सा तरीका था, इनकम इनटू टैक्स रेट, खत्म। तेरी इनकम 5 लाख है, मल्टीप्लाई कर देंगे टैक्स के रेट से। अरे साहब जी आपने ये मोबाइल खरीदा, 1 लाख का मोबाइल है, 18% जीएसटी, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 18,000 जीएसटी आ गया। अरे हो गया क्या नहीं हो गया? मगजमारी का काम था क्या? बट सारा लोचा तो इधर है ना। तू इनकम सच बताने वाला है क्या? इसलिए हम बोलते हैं कि टैक्सेबल इनकम कैसे निकालते हैं, कौन बताता? इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट तेरे को बताएगा कि टैक्सेबल इनकम कितनी रहती है और कितनी नहीं रहती। तू भले बोल के तेरे को 15,000 रुपये मिले, मैं बताऊंगा तेरे को कितने मिल रहे। तो यहां पे आपको हमेशा याद रखना है, आप इनकम टैक्स हो, आप कौन हो? और आपका असेसी कौन है? आपका पार्टनर, जो आपके साथ क्या करता है? टैक्स की चोरी। पार्टनरशिप शेयर है ना आपका? अरे हाँ या ना? तो आपके साथ क्या करता है वो? चोरी। इसलिए आप उसको पकड़ने के लिए क्या बनाते हो? प्रोविजन। क्या बनाते हो? प्रोविजन। तब जाके इनकम टैक्स आपके एकदम इजीली दिमाग में बैठता है, क्योंकि टैक्स रेट ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सारा खेल किसका है बेटा? टैक्सेबल इनकम। सारा खेल किसका है? हमारे को हमारे सिलेबस में बहुत इंट्रोडक्टरी इनकम टैक्स है। हायर लेवल आप किस पढ़ने वाले हो? फाइनल। आपको यही पूरा का पूरा खेल रहेगा, यही आपको पढ़ना है और यही आपको आपके दिमाग में रखना है। याद रहेगा पक्का? 100%। किसी को डाउट है इसके ऊपर? कितने पेज लिखे आज आपने? मात्र 4-5 लिखे। अच्छे से लिखे आपने? सबके लिए होमवर्क क्या रहेगा? अभी लिखने का नहीं, वापस से इसको रिवाइज करना। कितना टाइम लगेगा आपको इसको रिवाइज करने के लिए? 10 और आधा घंटा लगता है, 10 से 15 मिनट। रिवाइज करने का मतलब क्या है? रीड करो। कंपल्सरली हर एक बच्चे ने क्या करना है? इसको रीड करना है। क्या करना है? रीड। कल संडे को क्या है रे बेटा? हॉलीडे है। लो इंग्लिश। हाँ, कल संडे को क्या है? हॉलीडे। कल आपके लिए हॉलीडे रहेगा। मैंने पहले ही बोला था संडे जब हमको चाहिए तभी हम लोग क्या करेंगे? उसको यूज करें। अभी संडे को हमने क्या रखा हुआ है? हॉलीडे रखा हुआ है। और एक और आपके लिए अच्छी खुशखबरी है, नो आईडीटी टुडे। हाँ, ये आप लोग के लिए खुशखबरी है, मेरे लिए दुख की खबरी है। सिलेबस आगे जाता है, लेकिन अभी 4:30 बजे क्या होने वाला है? 4:30 पौने 5 बजे इंटरनेट बंद होने वाला है।
इसके वजह से लेक्चर नहीं है। हाँ क्या हाँ? इंटरनेट वाले क्यों, मतलब जाके पूछ ले उसको, बाजू में ही हो। अरे भैया क्यों बंद कर रहे हो? अबे साला उसका रहेगा कुछ काम, सर्वेलेंस का उनका मैसेज आया हुआ था। वो पहले बोल रहे थे 3:30 को बंद करेंगे, तू 3:30 को मत कर, पहले मेरे को मेरा पूरा टैक्स का लेक्चर खत्म करने दे, नहीं तो होगा नहीं। रिकॉर्डेड वाले हावरे लोग जो है, जो रोज आ जाते और रोज रिकॉर्डेड मांगते, उनको प्लीज समझना पड़ेगा 48 आवर्स से 72 आवर्स में बैकअप मिलेगा। और परसों से आपका लेक्चर आपके मोबाइल से कहां से होएगा वो आपको ग्रुप पे बता दिया जाएगा। परसों बताया जाएगा, कल नहीं बताया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जितने भी, अभी ध्यान से समझना, जितने भी यहाँ पे बच्चे लोग रहेंगे फेस टू फेस वाले, कल आए और अपने अपनी क्या लेके जाए, बुक लेके जाए, जिन्होंने क्या करा हुआ है, आगे का प्रोसीजर क्या किया हुआ है, कंप्लीट। रिकॉर्डेड बैच के बच्चों के लिए जिन्होंने दिसंबर में खरीदा था, उनके लेक्चर्स के हिसाब से हार्ड कॉपी आ गया है। और फिर जो फेस टू फेस के बच्चे लोग जिन्होंने बहुत पहले दिसंबर में एडमिशन लिया था, उनके हिसाब से भी क्या मंगा लिए थे हमने, बुक्स। जिनका भी फर्दर प्रोसेसिंग हो गया है वो क्या कर सकते हैं बेटा, अपनी बुक्स कल आके लेके जा सकते हैं। दैट्स इट, सी यू गाइस टुमारो, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।